तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना ये 11th पार्ट है करंट अफेयर एमसीक्यूज़ का, जिसमें मैं 5 एमसीक्यूज़ और कवर करने वाला हूँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आप में से जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाता हूँ। अब इसमें देखिए एमसीक्यू तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन इस सीरीज़ का स्पेशल फीचर ये है कि हर एमसीक्यू के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एमसीक्यू का टॉपिक पूरा कवर करता हूँ। तो अगर आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं भी हो रहा, डरने की कोई बात नहीं है। हर एमसीक्यू के बाद जो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है उसे स्किप मत कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मैंने काफी रिसर्च करके प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। राइट, प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। सिंपली मेरा नाम डालना है और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे हमारा कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जीएस और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन साथ में खरीद रहे हो तो। राइट, 25% आपको मिलेगा कॉम्बो पे और 10% रेफरल कोड यूज करने पे। इसी के साथ हमारा अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है 13 जून को सुबह 10 से 12 बजे। बिल्कुल ही प्रीलिम्स के पैटर्न पे होने वाला है, प्लस और नेगेटिव मार्किंग दोनों होगी, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। 2 घंटे का टेस्ट है और अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और अनअकैडमी के और फॉर्मर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जो है उनसे डायरेक्ट गाइडेंस भी मिलेगी। इसी के साथ हर संडे हमारा सुबह जो है कॉम्बैट होता है 11 बजे, तो वो तो आपको अटेंड करना ही है। और अगर 1 साल या उससे ज़्यादा का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको अनअकैडमी के 20 बेस्ट नोट्स मिलेंगे, क्रिएटेड बाय अनअकैडमीज टॉप एजुकेटर्स एंड एक्सपर्ट्स। इसी के साथ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 9 जून से 2021, 22 और 23 के लिए। इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में 1 ईयर, 2 ईयर और रिवीजन बैचेस, सबको एनरोल करिए एंड लेट्स क्रैक इट। शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के बारे में 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। फरजाड बी गैस फील्ड इज लोकेटेड to the west of Strait of Hormuz. Iran shares its land boundary with Kuwait, Iraq, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan. ईरान बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि फरजाड भी गैस फील्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और ईरान भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ चाबहार पोर्ट। तो मैंने ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। पॉज करिए और फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो द आंसर इज ए ओनली 1। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए समझते हैं कैसे। अगर हम सबसे पहले ईरान की बात करते हैं तो यह है ईरान अपने वर्ल्ड मैप पे। दिस इज ईरान। और इधर देखिए यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के नीचे, देखिए इधर यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के नीचे। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये 3 कंट्रीज के बीच में लाया करता है। एक हो गया ईरान, एक हो गया ओमान। ये देखो ये जो एरिया है ये ओमान की टेरिटरी है, ये जो है ये ईरान की टेरिटरी है। दिस इज सॉरी, ये ओमान की टेरिटरी है। ये जो आप एरिया देख रहे हो छोटा सा ऊपर, ये ओमान की टेरिटरी है। राइट, ओमान। और इधर हो गया ये यूएई। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये 3 कंट्रीज के बीच में लाया करता है। एक ईरान, ये ऊपर ट्रिप हो गई ओमान की, और इधर ये हो गया यूएई। इन 3 देशों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लाया करता है। यहां पे बिटवीन ईरान, ओमान एंड यूएई, 3 देशों के बीच में लाया करता है, ध्यान रखेंगे। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है, देखिए ये अरेबियन सी के पास ये एरिया, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान विद पर्शियन गल्फ। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को ये लिंक करता है। राइट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान एंड दिस इज पर्शियन गल्फ। यहां पे पर्शियन गल्फ में इस तरफ ओवर हेयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वेस्ट में लाया करता है फरजाड बी गैस फील्ड। फरजाड बी गैस फील्ड काफी ज्यादा न्यूज में था। बेसिकली ये जो फरजाड बी गैस फील्ड है इसको ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने एक्सप्लोर करा था, और अब ईरान ने फरजाड बी गैस फील्ड में से गैस निकालने का जो ठेका होता है वो अपनी ईरान की ही एक कंपनी को दे दिया है। तो आपको पता होना चाहिए फरजाड बी गैस फील्ड जो है वो इस एरिया में है। इस एरिया को बोलते हैं पर्शियन गल्फ एरिया, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वेस्ट में लाया करता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इवन प्रीलिम्स में दूसरा सवाल भी निकलता है कि ये जो अपना पर्शियन गल्फ है, ये जो अपना फरजाड बी गैस फील्ड है, पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान के भी वेस्ट में लाया करता है। गल्फ ऑफ ओमान के भी वेस्ट में लाया करता है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोनों के वेस्ट में लाया करता है। राइट, नाउ अगर हम ईरान की नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान, तो हमारे को ऐसे दिखता है कि सबसे पहले पाकिस्तान ईरान की बाउंड्री टच कर रहा है।
देन अफगानिस्तान और इधर तुर्कमेनिस्तान। यहां पे अजरबैजान, ये देखिए ये, यहां पे अर्मेनिया और यहां पे टर्की। इधर हो गया इराक। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुवैत है ये और ये ईरान, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। बीच में ये जो है ये इराक की जगह है, ये बीच में इराक की जगह है, मतलब कि कुवैत और ईरान एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। कुवैत और ईरान एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यहां पे देखिए, कुवैत और ईरान एक दूसरे को टच नहीं करते। ये इराक की बाउंड्री बीच में आ जाती है, ये है कुवैत, ये है ईरान। कुवैत और ईरान एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इधर बीच में इराक आ जाता है, बीच में इधर इराक आ जाता है, एंड हेंस कुवैत और ईरान नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, राइट। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे आप ये क्विज पूरा कर लोगे 5 क्वेश्चंस का, इसका जो स्कोर आया आपका उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन करोगे। अगला क्वेश्चन है म्यूकोरमाइकोसिस पे। ट्राई एंड सॉल्व दिस। फर्स्ट, suppressed immunity caused by the administration of steroids and antibiotics is the primary reason for the spread of the bacterial infection, mucormycosis. Mucormycete infects the sinus region of the body with subsequent risk to lungs, brain and eyes. आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। Try and solve this. So the answer is B, only 2. पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट एकदम सही है। बेसिकली ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसको ब्लैक फंगस भी बोला जाता है, और ये जो ब्लैक फंगस है ये फंगल इन्फेक्शन होता है। यहां पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, म्यूकोरमाइसाइट बेसिकली ये फंगस का नाम होता है, इन्फेक्ट्स द साइनस रीजन ऑफ द बॉडी एंड इट कैन स्प्रेड टू लंग्स, आईज एंड ब्रेन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइसाइट और ब्लैक फंगस क्या होता है और इसका कोरोना, डायबिटीज और कैंसर से क्या लिंक है, समझते हैं डिटेल में। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है इसको फेमसली ब्लैक फंगस भी बोला जाता है, और ये एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस जो है वो वायरस स्प्रेड करता है, वैसे ही म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगस जो है वो स्प्रेड करती है और उस फंगस का नाम है म्यूकोरमाइसाइट। ये म्यूकोरमाइसाइट जो है ये उस फंगस का नाम है, राइट। ये जो फंगस होती है जब ये बॉडी में घुसती है तो सबसे पहले साइनस रीजन को अटैक करती है। आप अपने स्क्रीन पे डायग्राम में देख रहे होंगे, ये साइनस रीजन मैंने इधर ड्रॉ करा हुआ है, ये साइनस रीजन, ये जो आपके नोज और फोरहेड के आसपास का एरिया होता है, सबसे पहले इसको इंपैक्ट करता है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइसाइट। ये जो आपके नोज और फोरहेड के आसपास का एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, और यहां से ब्लड वेसल्स के जरिए आंखों में, दिमाग में और लंग्स में ये स्प्रेड हो सकता है। और तभी आपने सुना होगा कि जिन जिन लोगों को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा था उनमें से कई लोगों की आंख निकालनी पड़ी। वो आंख इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि साइनस रीजन से जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन था ये आंखों तक स्प्रेड हो गया था। सो ब्लड वेसल्स के थ्रू ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो पूरा इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो सकता है। सवाल उठता है कि ये जो फंगस होती है ये बॉडी में एंटर करती कैसे है। ये फंगस बॉडी में एंटर करती है स्किन के पोर्स के जरिए। आपको पता है हमारी जो स्किन होती है वो पोरस होती है, स्किन के पोर्स के जरिए ये फंगस हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप गीली मिट्टी के लिंक में आ गए, आप मैन्योर के लिंक में आ गए, आप प्लांट्स के लिंक में आ गए बारिशों के टाइम पे, या फिर डैम्प वॉल। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे आपने देखा होगा प्लस्तर होता है और प्लस्तर के बाद उसके ऊपर पानी डाला जाता है और दीवार थोड़ी गीली होती है, इन टाइप की जगहों पे फंगस बहुत ज़्यादा उगता है। इस वजह से अगर फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, आपका हाथ जो है गीली दीवार पे लग गया, जो कि डैम्प वॉल थी, वहां पे फंगस उगी हुई थी, ऐसी गीली जगहों पे फंगस काफी ज्यादा उग जाती है। अगर आप चल रहे हो और आपका हाथ उधर दीवार पे लग गया, आपके हाथ से वो फंगस टच हो गया, तो स्किन के पोर्स के जरिए अंदर जाएगा, साइनस एरिया को इंपैक्ट करेगा और फिर ब्रेन, आईज और लंग्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस भी बोला जाता है, इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है और अप्रॉक्सीमेटली 50% डेथ रेशियो है इसका, कि अगर 100 लोगों को हो रहा है तो उसमें से एटलीस्ट 50 लोगों की डेथ होने का चांस इसमें रहता है। म्यूकोरमाइकोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेन, रेडनेस अराउंड आईज एंड नोज, मतलब नाक में, आंखों में, फोरहेड में दर्द, फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, कफ आ जाता है, वॉमिट हो सकती है ब्लड के साथ, वॉमिट में ब्लड स्टेन्स, साइनस में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, चेहरे के एक तरफ दर्द होगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, चेस्ट में पेन हो सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के। सवाल उठता है कि सर ये कोविड और ये म्यूकोरमाइकोसिस का क्या लिंक है।
बेसिकली ये जो म्यूकोरमाइसाइट फंगस है, ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा अटैक करती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। बेसिकली साइंटिस्ट ने यह ढूंढ के निकाला है कि जो कोरोना के टाइम पे स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, जिसे बायोलॉजी में इम्यूनो सप्रेशन बोला जाता है। बायोलॉजिकल साइंसेज में ये जो दवाइयाँ खाने की वजह से, स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक खाने की वजह से बॉडी की जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस फिनोमिना को बोला जाता है इम्यूनो सप्रेशन। उसको बोला जाता है इम्यूनो सप्रेशन, राइट। नाउ ये जो इम्यूनो सप्रेशन है, इसकी वजह से ब्लैक फंगस जब बॉडी में एंटर करता है तो वो काफ़ी आसानी से अटैक कर पाता है। और यहां पे सबसे ज़्यादा डेंजरस वो लोग हैं जिनको कोविड भी हुआ है, इम्यूनिटी तो कम हो ही गई, साथ में उनको डायबिटीज़ भी है। ऐसा पाया गया है कि जिनको कोविड और डायबिटीज़ है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और उनको म्यूकोरमाइसाइट फंगस बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। तो यह चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को अटैक करता है जिनको इम्यूनो सप्रेशन फेस करना पड़ रहा है, जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया और गुड फंजाई होते हैं, ये मर जाते हैं। बॉडी के अंदर सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते, सारी फंजाई खराब नहीं होती। बॉडी के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया भी होता है और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होता है, कुछ गुड फंगस भी होती है और कुछ बैड फंगस भी होती है। कोरोना के टाइम पे ये जो स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स खाए जाते हैं, इसकी वजह से गुड बैक्टीरिया और फंगस जो है वो मर जाते हैं और इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है और व्यक्ति जो है वो ब्लैक फंगस को प्रोन हो जाता है। तो ये है पूरी की पूरी साइकिल अपने ब्लैक फंगस की। सवाल उठता है सर इसको प्रिवेंट कैसे करना है या इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट यही है कि एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, या फिर अगर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सर्जरी करके भी फंगस को निकाला जा सकता है, कि ऊपर वाले सेल्स की जो लेयर होती है वो काट दी जाए ऐसे सर्जरी वगैरह करके। तो सर्जरी इज़ अ सोल्यूशन फॉर ब्लैक फंगस और अदरवाइज एंटी फंगल मेडिसिन। ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायबिटिक हो गया कोई तो उसको इम्यूनो सप्रेशन होगा, जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस और ज़्यादा स्प्रेड होगा। बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स कि सर बचना कैसे है, ये हो ही ना। अगर आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं तो पूरे कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स के ट्राउजर्स और फुल स्लीव्स के जो है शर्ट पहनिए, जिससे कि आप किसी भी डैम्प सरफेस, डैम्प वॉल, प्लांट, गीली मिट्टी, मैन्योर के कांटेक्ट में ना आए। स्टेरॉइड्स कम लीजिए, एंटीबायोटिक्स कम लीजिए, अच्छा हेल्दी खाना ज़्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। अगर इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो अपने आप ये म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारियां होंगी ही नहीं। तो ये है अपना पूरा एनालिसिस ब्लैक फंगस और इसका पूरा प्री और मेंस बेस एनालिसिस। आपको पता है, कमेंट सेक्शन में स्कोर मेंशन करना और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लेना। अगला सवाल डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। नंबर 1, परचेज ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट इज अ पार्ट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। सेकेंड, government security acquisition program from the secondary market is also a part of direct monetization of deficit. Try and solve this. So the answer is D, neither one nor two. पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि आरबीआई का जो पूरा ऑपरेशन है वो किस तरीके से काम करता है और ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये है गवर्नमेंट, ये है आरबीआई। ये है मार्केट। बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केट में डॉलर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। आपके हमारे ऐसे लोगों के पास डॉलर हो सकता है, साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी सर्कुलेट कर रही हैं, अलग अलग लोगों के पास सरकारी बॉन्ड है। ये हो गई एक बात। ये जो मार्केट मैंने बनाई है यहां पे, इसे बोले आता है सेकेंडरी मार्केट। इसे बोले आता है सेकेंडरी मार्केट। तो आरबीआई को जब भी इस मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करना होता है, आरबीआई को जब भी इस मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, मतलब 500 2000 के नोट इंक्रीज करने हैं, तो वो क्या करेगा, ये सिक्योरिटी खरीद लेगा, ये सिक्योरिटी खरीद लेगा और पैसा मार्केट में दे देगा।
तो देखो आप, मान लो मेरे पास एक सिक्योरिटी थी, मैं मार्केट में था, मेरे पास एक सिक्योरिटी थी, आरबीआई का मेरे पास फोन आया कि वो सिक्योरिटी मेरे को दे दो। मैंने आरबीआई को सिक्योरिटी दे दी और आरबीआई ने पलटे में मुझे 500 और 2000 के नोट दे दिए, तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। यस, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। लाइकवाइज लेट अस से मार्केट में $1 अभी 70 रुपए का चल रहा है, सपोज करिए 70 रुपए का $1 चल रहा है। आरबीआई ने क्या करा, ये डॉलर मार्केट से ले लिया और पलटे में मार्केट में 70 रुपए दे दिए। ये डॉलर यहां से बाय करा और पलटे में 70 रुपए मार्केट में दे दिए। ऐसा करने से भी जब आरबीआई ने डॉलर खरीदे तो लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इंक्रीज होते हैं, लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इंक्रीज होते हैं। बेसिकली ये जो मार्केट से डॉलर खरीदने का प्रोग्राम होता है और मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने का प्रोग्राम होता है, इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ता है। अच्छा, आरबीआई ने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च करा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको एमसीक्यू करवा चुका हूं। आप में से जिन्होंने नहीं देखा, पिछले वाले वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आपको दिखेगा। मैं ऑलरेडी ये जो आरबीआई का आजकल बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चल रहा है, जैसे जो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, इस प्रोग्राम का नाम है जीसैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। आरबीआई आजकल जीसैप प्रोग्राम रन कर रहा है सरकारी सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीदने के लिए। इसकी पूरी डिटेल मैं पिछले वाले वीडियो में एमसीक्यूज के फॉर्म में करा चुका हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो एक बार आप वो देख लेंगे, राइट। तो बेसिकली आरबीआई जो है वो मार्केट में मनी सप्लाई इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है कि कभी वो डॉलर खरीद लेता है मार्केट से, कभी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता है मार्केट से, और मार्केट में लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। नाउ हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के ऊपर। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के ऊपर देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, इसका मतलब ये होता है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सरकार की उधारी, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सरकार की उधारी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सरकार की उधारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और सरकार को अब चाहिए पैसा। आरबीआई ने ये जो मार्केट से डॉलर खरीदे, आरबीआई ने ये जो मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, इससे मार्केट में पैसा जा रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं जा रहा, इसलिए इसे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं बोल सकते। मतलब कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन इसका मतलब होता है कि सरकार को कहीं से छपे छपाए नोट मिल जाएं और सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा कर ले। मतलब कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज अ फिनोमिना जहां पे आरबीआई सीधे सरकार को अपनी प्रिंटिंग प्रेस में से नोट छाप के देता है और पलटे में सरकार उसे ब्रांड न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। ये वाली सिक्योरिटी नहीं जो मार्केट में घूम रही है, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है क्योंकि ऑलरेडी बिक चुकी है। सरकार ब्रांड न्यू सिक्योरिटी छाप के दे रही है, एकदम फ्रेश सिक्योरिटी छाप के दे रही है और पलटे में आरबीआई एकदम नया नोट छाप के दे रहा है सरकार को। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की सीधा, आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, रटना नहीं है कुछ भी। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सीधा डेफिसिट का मोनेटाइजेशन कर दिया। मोनेटाइजेशन मतलब पैसा दे दिया, सीधा डेफिसिट के लिए पैसा दे दिया। मतलब कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, सरकार ने फटाफट सिक्योरिटी छापी, आरबीआई को भेजी, आरबीआई ने नया नोट छापा और सरकार को भेजा। मतलब कि ये जो आरबीआई मार्केट में ट्रांजैक्शन कर रहा है डॉलर खरीदने की और सिक्योरिटी खरीदने की, ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं है, ये है मेजर्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट, मेजर्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट। ये है मनी सप्लाई और लिक्विडिटी इंक्रीज करने के मेजर्स। लेकिन ये जो आरबीआई नए नोट छाप के सरकार को देगा और पलटे में सरकार से ब्रांड न्यू सिक्योरिटी ले लेगा, इसे बोले जाता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। बेसिकली ये जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता है, ये बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, नहीं तो सरकारों को आदत पड़ जाएगी कि हम जितना मर्जी सब्सिडी वोट बैंक का खर्चा कर लें, आरबीआई तो हमारे को नोट छाप के देता ही रहेगा। इस वजह से एपीएमसी एक्ट जो है, हमारे यहां जो एपीएमसी एक्ट है, हमारे यहां जो एफआरबीएम एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये जो एफआरबीएम एक्ट है ये बोलता है कि आप ये जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करोगे, रेयर केस में करोगे, बहुत ज्यादा अलाउड है
लेकिन बहुत 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 रेयर सर्कमस्टांसेस में, मतलब कि ये जो FRBM एक्ट है ये एक तरीके से मना ही करता है कि यार मत किया करो ये सब, ये सरकार को आदत पड़ जाएगी और इसलिए RBI बार बार नोट ही छापता रहेगा। तो ये आदत ना पड़े इसलिए FRBM एक्ट कहता है कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में आप जो है फिस्कल डेफिसिट का डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन कर सकते हो नए नोट छाप के, राइट। ऑल्सो एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ऐसे RBI नोट छापता रहेगा, अगर RBI डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन करने के लिए ऐसे ही नोट छापता रहेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? RBI ने नोट छाप के सरकार को दिए, सरकार ने आगे सब्सिडी के फॉर्म में आपके हमारे ऐसे लोगों को पैसा दे दिया, मतलब कि ऐसे घूम के ये मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगा, ऐसे घूम के ये मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड हेंस ये जो डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए RBI ने बोला है कि इवन दो अभी कोरोना की वजह से स्लो डाउन चल रहा है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं करने वाला, राइट। ये जो मैंने सारा एक्सप्लेन करा है इधर मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, आप ये सारा का सारा एक बार ही देख सकते हो। ये जो डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है पूरा मैंने इधर मेंशन कर दिया है, राइट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने 5 MCQ कराने थे, 3 करा दिए, 2 इसके एकदम बाद आ रहा है वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता, और हमारा कॉम्बो ऑफर चल रहा है आपको पता, 35% डिस्काउंट के लिए 2 क्वेश्चन मैं इसके एकदम बात करा दूंगा, उसके चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 13 जून को सुबह 10 बजे, कॉम्बैट होता है हर संडे सुबह 11 बजे। अनअकैडमी पे बैचेस शुरू हो रहे हैं 9 जून से, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल के 1 ईयर 2 ईयर और जो है रिवीजन बैचेस, NCERT बैचेस भी आ रहे हैं। सो लेट्स क्रैक इट।